हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 और 3 को। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में बोंगशू के पास्ट को देखते हैं, जहाँ हम दिसंबर 2003 में देखते हैं कि बोंगशू अपनी माँ की पीठ पर होता है और मी रहने के लिए कुछ जगह खोज रही होती है। पहले दिन रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत से आदमी बैठे हुए थे। बोंगशू चेयर पर बैठा हुआ था लेकिन वो उठने वाला था, लेकिन मीहुन अपना पाँव चेयर पर लगा देती है और इसको उठने नहीं देती। इसके बाद मीहुन बोंगशू को लेकर एक ग्रीन हाउस के अंदर आती है। यहाँ पर ग्रीन हाउस का ओनर होता है। मीहुन इसको बहुत सारा पैसा देती है और कहती है कि कंडीशन है कि अब तुम यहाँ पर कभी मत आना। अगले सीन में देखते जहाँ पर मीहुन खाने के लिए बुचर की शॉप पर आई हुई थी। यहाँ पर एक महिला होती है जो कि मीहुन को देख लेती और कह रही थी कि क्या तुम्हारा बेटा विकलांग है। इससे मीहुन ऊंची आवाज में इस महिला से बात करती है। तभी यहाँ पर इस महिला का बेटा भी आ जाता है जो कि बहुत मोटा होता है। वो यहाँ पर अपने लिए कैंडी लेता है। जब वो जा रहा था तो वो एक कैंडी बोंगशू को दे देता है। मीहुन खाना लेकर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में सोच रही थी कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। इसके बाद बुचर की शॉप के ओनर के पास वापस आती है और माफी मांगती है। यह महिला कहती है माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ वही कहा था जो मैंने देखा था। तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी हालत देखो कैसी हो गई है और तुम्हारा बेटा भी फ्री फील नहीं कर रहा है, तुम्हें तुम्हारे बेटे को भी चलने देना चाहिए। और अगले सीन में देखते जहाँ पर मीहुन ग्रीन हाउस के अंदर आ जाती है और यहाँ पर बोंगशू को एक डोर से बांध देती है और जो चलने के लिए कहती है। बोंगशू कुछ स्टेप चलता है और बाद में हवा में उड़ने लगता है। मीहुन यहाँ पर बोंगशू के मुस्कुराती है और बाद में उसे गले लगा लेती है। ड्रामा के प्रेजेंट में यानी कि 2018 में देखते हैं जब बोंगशू अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था। यहाँ पर मीहुन की सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। उसे पता चलता है कि बारिश होने वाली है और सारे कपड़े ऊपर हैं। मीहुन ऊपर जाने के लिए भागती है, साथ में बोंगशू भागता है, लेकिन दोनों स्टूडियो में जाकर अटक जाते हैं। पास्ट के सीन को फिर से देखते जहाँ पर बोंगशू हमको बता रहा है कि मेरी माँ मुझसे सिर्फ यही चाहती थी कि मैं स्कूल के बाद कहीं भी न जाऊँ, सीधा घर पर आऊँ। मैं सिर्फ घर पर अपने कमरे के अंदर रहता था और वहाँ पर टीवी देखता रहता था। और उस टाइम मेरा हीरो बोंगेमैन था जो कि सुपरमैन भी है। इसी पास्ट के सीन में हम और सीन भी देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे हीरो का किरदार निभा रहे थे और यहाँ पर एक लड़का उस चीज के ऊपर चढ़कर छलांग लगा रहा था। बोंगशू यहाँ पर खड़ा हुआ था और ये सब देख रहा था। वो भी इसके ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ से बहुत बड़ी छलांग लगाता है। सभी बच्चे देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसको बच्चे पहले हीरो कह रहे थे, जिसने पहले छलांग लगाई थी, ये बच्चे उस पर कोई ध्यान नहीं देते। वह बच्चा ये देखकर दुखी हो जाता है। साथ में यहाँ पर यह बात भी देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल रे ह्यूग होता है और जब यहाँ पर बोंगशू ने छलांग लगाई थी तब रे ह्यूग इसको देख रहा था। रात को देखते जहाँ पर वह बच्चा जो कि पहले छलांग लगा रहा था वह यहाँ पर बोंगशू की तरफ उड़ना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए काफी चोट लग जाती है। और अगले सीन में देखते जहाँ पर बोंगशू के टीचर ने बोंगशू की माँ को स्कूल के अंदर बुला हुआ था। यह टीचर मीहुन से कह रही थी कि आपके बेटे के कारण उस लड़के को बहुत ज्यादा चोट आई हुई है। मीहुन इसके लिए माफी मांग रही थी। बोंगशू बाहर ही खड़ा हुआ था, अपनी माँ को माफी मांगते देख रहा था और सोच रहा था कि ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया है कि मेरी माँ माफी मांग रही है। इसके बाद देखते ही बोंगशू स्कूल से बाहर अपनी माँ के साथ आ रहा था। मीहुन अपने बेटे से कहती है कि तुम अगली बार ऐसा कुछ मत करना। बोंगशू यहाँ पर कह रहा था कि मैं तो हीरो की भूमिका निभा रहा था, लेकिन इसकी माँ कहती है कि हीरो दूसरों की मदद करता है, वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता है और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कभी दोबारा नहीं करोगे। अगले सीन में रात को देखते जहाँ पर बोंगशू अपने घर के छत के ऊपर होता है और यहाँ पर रो रहा था और यहाँ पर बारिश भी आ रही थी और यहाँ पर बोंगशू उठ जाता है, लेकिन किसी तरह डोरी को पकड़ लेता है और उड़ने वाला ही था। लेकिन यहाँ पर हम देखते ही मीहुन आ जाती है और डोरी को खींचती है और अपने बेटे को बचा लेती है। प्रेजेंट में देखते जहाँ पर बोंगशू बस का वेट कर रहा था, यहाँ पर गेटो बस लेकर आ जाता है। बोंगशू गेटो को हमेशा की तरह नमस्ते कहता है। गेटो बोंगशू से कह रहा था कि वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई। बोंगशू कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद बोंगशू बस में बैठ जाता है और साइड में देखता है कि ऐसू होती है और वो भाग रही होती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है। लेकिन अब की बार ये दोनों लेट हो जाते हैं और स्कूल के अंदर नहीं पहुंच पाते। इन दोनों को टॉयलेट साफ करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब ये दोनों भागते हुए एक साथ स्कूल के वेंडूर के पास आते हैं तभी यहाँ पर ऐसू गलती से बोंगशू को धक्का दे देती है और बोंगशू घसीटता हुआ दूर जाकर पड़ता है। इसी बीच बोंगशू की कोहनी पर चोट लग जाती है। इसके बाद बोंगशू और ऐसू दोनों साथ में स्कूल में आ रहे थे और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जीसंग इन दोनों की ओर फिर से देख रहा था। ऐसू साथ में यह भी देख लेती है कि मेरी वजह से बोंगशू की कोहनी पर चोट लग गई है। अगले सीन में फ्रैंक को देखते हैं जिसको एक और आदमी मारने का ऑर्डर मिला हुआ है और इस आदमी का नाम जिसको मारने के लिए जा रहा है इसका नाम बोंग पियोंग होता है। फ्रैंक यहाँ पर बोंग पियोंग के पास आ जाता है। बोंग पियोंग यहाँ पर अपने किताबों की दुकान को चला रहा था। बोंग पियोंग यहाँ पर फ्रैंक को देख लेता है और कह रहा था कि तुम कौन हो। फ्रैंक यहाँ पर बोंग पियोंग से कह रहा था कि तुम रिटायर हो चुके हो। बोंग पियोंग के पास यहाँ पर एक पावर होती है और ये पावर बिजली की होती है, इसके पास बिजली वाली पावर होती है। अब यहाँ पर बोंग पियोंग चुपके से अपने हाथ के द्वारा बिजली की पावर लेने वाला था, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक समझ जाता है। फ्रैंक को जब भी किसी को मारने का ऑर्डर दिया जाता है तो साथ में डॉक्यूमेंट में उस आदमी की पावर्स के बारे में लिखा होता है कि उसके पास कौन सी पावर है। फ्रैंक यहाँ पर लाइटों को ऑफ कर देता है। बोंग पियोंग यहाँ पर सेलो का इस्तेमाल करता है और अपने अंदर बिजली की पावर लाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर लड़ाई करते हैं। शुरुआत में बोंग पियोंग फ्रैंक को खूब मारता है। इसी बीच बोंग पियोंग यहाँ पर एक तस्वीर को भी जलाता है जो कि इसके बेटे की थी और इसका बेटा गेडो होता है।
वो यहाँ पर फ्रैंक को मारने के लिए बिल्डिंग की सारी लाइटें खींच लेता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब बिजली समाप्त हो जाती है और इसी बीच फ्रैंक को मौका मिल जाता है और वो एक किताब को बोंग प्योंग की गर्दन पर मारता है और बोंग प्योंग की डेथ हो जाती है। फ्रैंक बाद में जली हुई फोटो को उठाता है, लेकिन यहाँ पर गेटो का चेहरा जल चुका था और फ्रैंक को नहीं पता चलता कि बोंग प्योंग का बेटा कौन है। फ्रैंक यहाँ पर शॉप के अंदर आग लगा देता है और बाद में बाहर आता है। अगले सीन में बोंग की क्लास के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम किसू होता है, वो यीशु के पास आता है और कह रहा था कि तुम्हें पीई टीचर की वजह से मिली है ना। गैंग किसू की ओर देखता है, इन दोनों की नहीं बनती है और वह किसू से कह रहा था कि अभी सभी पढ़ रहे हैं, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। अगले सीन में देखते जहाँ पर यीशु क्लास के अंदर होती है, जहाँ पर बोंग से बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरी ड्रेस से मुझे स्मेल आ रही है, मैंने काफी दौड़ लगा ली थी क्योंकि यहाँ पर तुम ही तो हो जिसको मैं जानती हूँ। बोंग कहता है ठीक है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस है। यीशु ड्रेस को ले लेती है और बाद में शावर लेने के लिए जाती है। अब यहाँ पर किसू यीशु का पीछा करता है, लेकिन यहाँ पर गैंगुन इसको देख लेता है और इसको ऐसा करने से रोकता है। किसू गैंगुन को लड़ाई करने के लिए बाहर बुलाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर गैंगुन के पास बुझा ताकत होती है। वो अपने एक पंच से यहाँ पर जो पेड़ होता है उसको नीचे गिरा देता है और किसू का भी यहाँ पर खून बहने लगता है। अगले सीन में देखते जहाँ पर यीशु बोंग के पास आ जाती है और कह रही थी कि ड्रेस पर क्या लिखा हुआ है, KBS। बोंग कहता है कि ये मेरा नेम है। यीशु कहती है वैसे मैं तुम्हारा नाम तो जानती ही नहीं हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर बोंग कहता है कि मेरा नाम किम बोंग सियोक है। अगले सीन में उनक्यू को दिखाया जाता है जो कि योंजुन से बात कर रही थी और उसका ये न्यूज देती है कि बोंग प्योंग की डेथ हो गई है। अगले सीन में यीशु को देखते साथ में बोंग को होता है। ये दोनों अपनी शॉप पर आए हुए थे। यह सब ड्रेस की होती है। यीशु अपने लिए अपनी ड्रेस लेने वाली थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी छूट नहीं की जा रही थी। यीशु इसको लेकर थोड़ी दुखी होती है। बोंग कहता है कि तुम ड्रेस को ले सकती हो, वैसा ही नाम तुम तुम्हारी माँ से अपनी ड्रेस पर लिखवा सकती हो, लेकिन यहाँ पर यीशु कहती है कि मेरी माँ नहीं है, जब मैं छोटी थी तब उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद ये दोनों शॉप से बाहर आते हैं जहाँ यीशु को पता चलता है कि बोंग ने दोपहर खाना ही नहीं खाया है। यीशु पर बोंग से कहती है क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। बोंग यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा था कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे अलावा यहाँ पर किसी को नहीं जानती हो। यीशु कहती है तो तुम्हें क्या लगा कि मुझे अकेला खाना खाना पड़ेगा। बोंग कहता है कि हाँ मैंने यही सोचा था। इसके बाद यीशु साथ में खाना खाने की बात करती है। एपिसोड के लास्ट में फ्रैंक को देखते हैं जिसके पास एक और मैसेज आया हुआ था कि नंबर 7 के बाद अब तुम्हें नंबर 3 को डिलीट करना है, यानी कि उसको मारना है। फ्रैंक यहाँ पर उस फोटो को भी देखता है जो कि बोंग प्योंग ने जला दी थी। हालांकि इस फोटो पर एक नाम पढ़ लेता है जो कि जोंगवॉन हाई स्कूल होता है, जो कि बोंग का स्कूल होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में देखते जहाँ पर यीशु और बोंग दोनों खाना खा रहे थे। यीशु अपने पिता के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरे पिता ने अभी हाल ही में चिकन का रेस्टोरेंट खोला हुआ है, लेकिन मैं उनको लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि पहली बार मेरे पिताजी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और वे अकेले भी हैं। बोंग कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी कर लेंगे क्योंकि मेरी माँ ने शुरुआत में ऐसा ही किया था। उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट खोला, वो अकेली थी और अकेली काम करती थी और आज वो बहुत ही अच्छा कर रही है। यीशु बोंग से इसके पिता के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर बोंग कहता है कि मुझे मेरे पिता याद नहीं है, मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा है और नहीं मेरी माँ मेरे पिता के बारे में कभी बात करती है। बोंग यहाँ पर किसू को देखता है जिसको चोट लगी हुई थी, वो इसके पास जा रहा था, लेकिन यीशु कहती है ये कौन है, क्या तुम्हारा दोस्त है, लेकिन बोंग मना कर देता है। इतने में ऐसे किसू भी चला जाता है। बोंग कहता है कि मेरा दोस्त तो नहीं है, लेकिन मैं उसको देखने के लिए जा रहा था। यीशु कहती कि वैसे ये कौन है। अब यहाँ पर बोंग बता रहा था ये भी पी के अंदर जाने वाला था, लेकिन इसके पैर को चोट लग गई थी और ऐसा नहीं कर पाया और इसके बाद लड़ाई झगड़े में पड़ गया। यीशु बोंग से पूछ लेती है क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। बोंग मना कर देता है। यीशु भी कहती कि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन बोंग कहता है कि मैं देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे। यीशु कहती कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अब यहाँ पर बोंग कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी और साथ में सुंदर भी हो। यह सुनकर यीशु मुस्कुराती है। अगले सीन में उनको देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट के अंदर होती है और सभी को खाना सर्व कर रही थी। यहाँ पर कुछ शराबी होते हैं जो कि शराब मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर मीहुन कहती है कि यहाँ पर कोई भी शराब नहीं मिलती है, लेकिन इन आदमियों के पास शराब होती है। और मीहुन को साथ में पीने के लिए कहते हैं, मीहुन मना कर देती है। ये आदमी और जिद करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वह मिला जो की बूचर थी उसका लड़का यहाँ पर आ जाता है और मीहुन से मिल रहा था। इसको देखकर ये आदमी चुप हो जाते हैं। अगले सीन स्कूल के अंदर देखते जहाँ पर यीशु होती है, साथ में बोंग को होता है कि मैंने अपने पिता को नहीं बताया है कि मैंने स्कूल के अंदर पी ले ली है, मुझे पता नहीं है कि वे क्या रिएक्ट करेंगे। बोंग कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पिता को बताना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए भला चाहते हैं, वह हमेशा अपने बच्चे का साथ देते हैं। इसके बाद ये दोनों क्लास के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम गैंगहुन को देखते हैं। गैंगहुन इन दोनों को साथ में देख लेता है और कह रहा था कि शायद तुम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए हो। यीशु कहती कि हाँ ऐसा ही है, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं क्योंकि हम दोनों अकेले हैं और हमारे पेरेंट्स शॉप भी चलाते हैं। इसके बाद ये दोनों टॉयलेट साफ करने के लिए आ जाते हैं। यीशु पर बोंग की कोनी को फिर से देखती है कि इसकी कोनी पर चोट लगी हुई है। अब यहाँ पर बोंग टॉयलेट को साफ कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर यीशु आ जाती है और इसकी कोनी पर मरहम लगाने लगती है। बोंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वह यीशु ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर यीशु इसकी बात नहीं मानती। बोंग फार्मूले का जाप करने लगता है ताकि वो जमीन पर रह सके। यीशु पर मरहम को कोनी पर लगा देती है और बाद में वो बाहर आती है, लेकिन बाहर आते ही हम यहाँ पर देखते हैं कि बोंग हवा में उड़ने लगता है
और यहाँ पर सारा भीग जाता है। अगले सीन में गैंगून को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है और यहाँ पर इसका पिता हमेशा की तरह गैंगून का वेट कर रहा था और गैंगून से टाइम पर आता है और गैंगून के पिता का नाम जेमैन होता है। अगले सीन में रात को देखते जहाँ पर हेसू अपने पिता की शॉप पर आती है और अपने पिता को अपनी पीई के बारे में बताती है। हालांकि इसका पिता पहले चिंतित होता है कि क्या तुम ये कर पाओगी, लेकिन हेसू कहती है हाँ मैं ऐसा कर लूंगी, मेरे टीचर ने भी कहा कि वो मेरी हेल्प करेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अगले सीन में बोंगशू को दिखाया जाता है जो कि बस के अंदर चढ़ने वाला था और यहाँ पर गेटो को नमस्कार करने वाला था, लेकिन बाद में देखता है ये गेटो नहीं होता है, तो कोई और ही महिला होती है। बोंगशू यहाँ पर गेटो को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाता है कि आवाज आया क्यों नहीं, लेकिन तभी बाहर देखता है कि हेसू भाग रही होती है। वह इसको देखकर फिर से खुश हो जाता है और इस बार हेसू भी बोंगशू को नोटिस करती है। रात को देखते जहाँ पर हेसू प्लेग्राउंड के अंदर दौड़ लगा रही थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और साथ में कीचड़ भी होता है। इसके पाँव कीचड़ से भर रहे होते हैं और ऊपर से बोंगशू इसको देख रहा होता है और बाद में स्कूल की सारी लाइटें चालू कर देता है। इसके बाद वो प्लेग्राउंड के अंदर आता है और यहाँ पर हेसू को देखता है। बोंगशू यहाँ पर हेसू को बाय कहता है और यही चला जाता है। हेसू भी स्कूल की लाइटों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में बोंगशू को दिखाया जाता है जो भी अपने घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर इसकी माँ इसे कह रही थी कि तुम कहाँ पर थे। बोंगशू कहता है मैं लेट पहुंचा था, मैं स्पाई कर रहा था, लेकिन मीहुन कहती मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, स्पाई तो पहले हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ पर बोंगशू कहता कि मेरा एक दोस्त था इसलिए मैं लेट हो गया। हालांकि उसने यह भी तक नहीं बताया कि वो एक लड़की है। मीहुन यह सुनकर खुश होती है कि बोंगशू का कोई दोस्त है। अगले सीन में रात को देखते हैं जहाँ पर फ्रैंक जियोनून स्कूल के सामने आ जाता है और यहाँ पर देख रहा था कि क्या ये स्कूल है फिर और स्कूल है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जीसंग आता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो, तुम यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। फ्रैंक अपनी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि जियोंगो यही स्कूल है। फ्रैंक के जाने के बाद जीसू किसी के पास कॉल करता है। अगले सीन ऑडिटोरियम में यीशु को दिखाया जाता है, साथ में इल्वान होता है। इल्वान यहाँ पर यीशु को पी की ट्रेनिंग दे रहा था। इसके बाद यीशु यहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाती है, साथ में बोंगशू को होता है। अगले सीन में गैंगून को दिखाया जाता है जिसको इल्वान ने बुलाया हुआ था और कह रहा था कि ऑडिटोरियम के पंखे चालू कराओ, वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल हो गई है। गैंगून कहता है कि ठीक है। इसके बाद गैंगून ऑडिटोरियम में आता है और यहाँ पर पंखे चालू करता है, लेकिन जब वो जाने वाला था तभी यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर यीशु आ जाती है और अपने कपड़े चेंज कर रही थी। इसके बाद गैंगून यहीं जा नहीं पाता और उसे यहीं पर रहना पड़ता है। यीशु पर एक लॉन्ग जंप लगा रही थी। बोंगशू भी यहीं पर आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर बोंगशू देखता है कि जब यहाँ पर यीशु जंप लगा रही थी तब उसका टकना मुसट जाता है। हालांकि साथ में गैंगून भी यह देख रहा था। बोंगशू अपने बैग को फेंकता है और बाद में उड़कर यीशु के पास आता है। गैंगून भी ऐसा करने वाला था, लेकिन उससे पहले बोंगशू पहुंच जाता है। गैंगून के ऊपर बोंगशू अजीब दिखता है, उसे शायद बोंगशू की शक्ति के बारे में पता चल गया है। बोंगशू भी यहाँ पर यीशु से कह रहा था क्या तुम ठीक हो। यीशु कहती है मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, वैसे तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई हो, मुझे पता भी नहीं चला। बोंगशू कोई रिप्लाई नहीं देता। अब यहाँ पर बोंगशू यीशु की पीए में इसकी मदद करता है। उसने यहाँ पर यीशु के पाँव पकड़े हुए थे। यीशु यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे जैसे यीशु यहाँ पर बोंगशू के नजदीक आ रही थी, बोंगशू का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और ऊपर हवा में उठ जाता है और बाद में नीचे पड़ता है। यीशु भागकर इसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। बोंगशू कहता कि हाँ मैं ठीक हूँ, या कुछ भी नहीं था, इसके बारे में सोचना। तभी यहाँ पर एक महिला भी स्पाई करने के लिए आ जाती है। इनको ऐसे जाना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि गैंगून यहाँ पर आ जाता है। वो यहाँ पर देखता है कि यीशु कहाँ तक जंप लगा पाती है और बाद में खुद एक ऊंची जंप लगाता है और ऊपर अपने हाथ का निशान छोड़ देता है। अगली सुबह फिर से देखते हैं जहाँ पर यीशु प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बार बार उसी बात के बारे में सोच रही थी कैसे बोंगशू को हवा में ऊपर उड़ गया था। इसके बाद यीशु क्लास के अंदर आती है और यहाँ पर बोंगशू से कह रही थी कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। इसके बाद बोंगशू को खाना खाने के लिए ले आती है। तो पहले यीशु यहाँ पर बोंगशू से कहती है कि तुम इतनी रात से घर से बाहर हो, क्या तुम्हारी माँ तुमको डांटेगी नहीं। बोंगशू कहता है कुछ नहीं होगा, मैंने उनके पास मैसेज कर दिया है। इसके बाद यीशु बोंगशू से कह रही थी कि मैं अपने जूते स्कूल के अंदर भूल आई हूँ। बोंगशू कहता है कोई बात नहीं, मैं जाकर ले आता हूँ। इसके बाद बोंगशू स्कूल के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर यीशु को फॉलो करती है, इसके जूतों के निशान को फॉलो करती है जो कि कीचड़ से भरे हुए थे। यीशु स्कूल के अंदर आती है, लेकिन अब यहाँ पर देखती है कि बोंगशू के कीचड़ वाले पाँव गायब हो गए हैं। यीशु यहाँ पर बोंगशू को चिल्लाती है, बोंगशू सामने आता है। इसके बाद ये दोनों स्टूडियो के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर पहले यीशु बोंगशू से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, मैं वो जानने के लिए एक्साइटेड थी जो तुमने उस दिन ऑडिटोरियम में किया था और साथ में तुम किसी फार्मूले का जाप कर रहे थे। बोंगशू बसता और कहता है कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। यीशु बोंगशू की कोनी को देखती है कि मैंने जो बैंडेज लगाई हुई थी वो बैंडेज थोड़ी हटी हुई है। यीशु अपने हाथ से बैंडेज को चिपकाती। बोंगशू का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता और वह ऊपर उठ जाता है और इसके बाद वो खुद को बचाने के लिए यीशु को चिल्लाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 3 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय।